तो ये तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। हालांकि पिछले बार के प्रदर्शन के मुकाबले थोड़ा कमतर है, लेकिन सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 272 के जादुई आंकड़े से आगे बढ़ते हुए एनडीए को समर्थन मिला। सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। तो भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सभी बड़े नेता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी भारी वोटों से फिर एक बार सांसद चुने गए हैं। उनका जोरदार तालियों से हम यहां पर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी गुजरात से जोरदार वोटों से जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की। तो अपने आप में प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय में तो एक जोश उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, और विनोद तावड़े को हम देख रहे हैं किस तरीके से जोश और उत्साह को बढ़ाते हुए। वहां पे तमाम बड़े नेता जिसका ऋतु आप जिक्र कर रहे हैं, हमने तस्वीरों में देखा, अमित शाह जी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं, जेपी नड्डा जी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वहां पे जोश और उत्साह दिखाई पड़ रहा है। एनडीए अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और ऐसे में अब मेल मुलाकातों और बैठकों के दौर की शुरुआत हालांकि हो चुकी होगी। अधिकृत तौर पे और भी इन बैठकों का जिक्र आएगा, उसके बाद में सरकार बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। और आज प्रधानमंत्री इस जनादेश के बाद क्या कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, इस समय मंच पर मौजूद हैं, जहां वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के उस हौसले को बढ़ा भी रहे हैं, विक्ट्री के साइन के साथ धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि निसंदेह ये जनादेश एक बड़ा जनादेश है, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर एनडीए गठबंधन इतिहास रचने की तरफ बढ़ गया है। कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव हमने सभी देश भर के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। ऐसे आदरणीय नड्डा जी को मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन यहां हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता,
और भारत की यशस्वी जनता आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे
और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए। भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े हैं। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे। उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट के शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था। वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वह जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार
गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में एक ही परिवार राज करने लायक है। यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार। ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है
और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और उसके कारण ये बौखला गए हैं। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मार्गदर्शन मिले, मैं उससे पहले देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, समग्र एनडीए परिवार की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण करके, माला पहनाकर उनका स्वागत हम सब लोग करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो देश को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं।
देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों,
सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में
एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी
जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है।
बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है
मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाएं, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है।
जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। उनके साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जीत के बाद, तीसरी बार की सरकार के बाद एक बढ़िया मार्गदर्शन जो हमको प्राप्त हुआ है, हम सभी इस विचार को लेकर फिर से अपने बूथ पे, मंडल में, शक्ति केंद्र में जाएंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी मुख्यालय से, जहां प्रधानमंत्री का संबोधन। और ऋतु, सबसे बड़ी बात, सबसे शुरुआत में उन्होंने कहा कि और हमारे बीच में कांग्रेस बाद यहां भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली।
आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। जहाँ के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहाँ विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहाँ स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहाँ वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहाँ की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैनानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति, सियासत का पारा भी
चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी TH सिंहदेव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंड्रा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरण से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरतपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री TH सिंहदेव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है। दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता युवा और वरिष्ठ के बीच
चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री साय सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहां हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा के टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है।
क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है। लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गौड़ जाति की बहुमत है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंग साय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेल साय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंग साय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए। लरंग साय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेल साय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेल साय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेल साय सिंह को 5,05,338 वोट वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हसदेवरण का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था। सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है।
हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव। आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहे। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी, या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में हुए पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर शहरी मतदाताओं से कहीं
ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे।
2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, वो दादी जिसे बोला जाता है, जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की जमीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबुझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे, तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे। आराम बीता बीजेपी बीता नुआ है, आराम तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौधरी है, कौन तो बोलते दीपक भाई चौधरी है, कौन तो राजमंत्री सभी तुम्हारा सभी तो बोल रही नुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हारा, कौन तो
Kalpangkali kotor. Dipakati kotor. Reksanta. Kotor Vikleshwar का सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बोल जाओ। मिकलेश सोनकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों ना चाहिए? राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का क्यों होना चाहिए? का क्यों होना चाहिए? कोई इन लोग लगाने का दम नहीं है। सदस्य लोग हमारा कर देते लोग होगा नहीं तो आती देश तो बम्पर मांगो हमारा जीने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में ना तो रोड में ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो हम पूरे फंड करके सही बात है कि नहीं है? आज हमारा पास मां पर भी नहीं है, पापी आदमी चले गई, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा, फिर पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी खोदता है, पैसा नहीं मिलता है, दौका दौकी को मारता है, चला कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं, एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के पक जाएगा, बता दीजिए मत बता मत सही बात है कि नहीं? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव। हम लोग गोपाल बागल को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा याद दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जिताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा की डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव कोई के इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश बिक रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा वर्ग, कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणि हो, बोत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं। गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा
रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे, सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतुराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आजाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा, तो 6 बार कांग्रेस, तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था।
1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं। जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लखमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहां दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मंझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया।
लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठापटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल जमीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी, आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। वो सीट जिसने रमन सिंह की किस्मत बदल दी थी। रमन सिंह के अच्छे दिन लौट आए थे। क्या वही सीट अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी अच्छे दिन ला पाएगी? वो सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हाँ, राजनांदगांव, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव भी कहते हैं। इस सीट पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के लिए मैदान में हैं। वैसे तो भूपेश बघेल एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन इसी सीट से वो एक बार अपने अच्छे दिन की तलाश में हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इसी सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने रमन सिंह के अच्छे दिन वापस ला दिए थे। यह सीट कई कारणों से चर्चा में रही है। इसी सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप गांधी ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल पूछने के जवाब में पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। महुआ मोइत्रा की तरह उन्हें भी निष्कासित किया गया था। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, मतदाताओं का लेखा जोखा क्या है, कौन कब कब यहाँ से जीता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट राजनांदगांव सबसे हॉट सीटों में से एक है।
राजनांदगांव लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर साल 1957 से अब तक हुए 17 चुनावों में 9 बार कांग्रेस तो 8 बार जनता पार्टी और भाजपा ने जीत दर्ज की है। मामला लगभग 50-50 का ही है। यहां राज परिवार से दूर जाने के बाद 1999 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने संतोष पांडे को, कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की सीट की हॉट सीट हो गई है। हालांकि खुद भूपेश बघेल कह चुके हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यानी कहीं न कहीं वे भी इस समय केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाने का फैसला या बोले तो मन बना लिया है। 1957 और 1962 में हुए 2 चुनाव में खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस राज परिवार से ही पद्मावती देवी को टिकट दिया गया, जिन्हें भी यहां के मतदाताओं ने चुनकर दिल्ली यानी लोकसभा भेजा। बात करें 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने पद्मावती देवी की जगह मुंबई के बिजनेसमैन राम साहेब पांडे को यहां से मैदान में उतारा और उन्हें टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से खफा पद्मावती देवी ने एनसीओ पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा लहर के सामने वो टिक नहीं पाई और धराशायी हो गई। 1971 में चुनाव जीतने वाले राम साहेब पांडे को आपातकाल विरोधी लहर में पटकनी मिली। उन्हें जनता पार्टी के मदन तिवारी ने शिकस्त दी। 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही चुनाव में मतदाताओं ने राज परिवार पर फिर भरोसा जताया। 1989 में शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत की हैट्रिक से चूक गए। उन्हें बीजेपी के धर्मपाल सिंह गुप्ता ने पराजित किया। बात करें 1991 चुनाव की तो कांग्रेस ने एक बार फिर शिवेंद्र बहादुर सिंह पर ही भरोसा जताया और मतदाताओं ने उन्हें 2 साल के इंतजार के बाद यानी गैप के बाद फिर लोकसभा भेज दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में शिवेंद्र सिंह ने 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। वाजपेयी लहर में मतदाताओं ने राज परिवार के बजाय बीजेपी के अशोक वर्मा पर अपनी मुहर लगा दी। अगले 2 मध्यावधि चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। पहले 1998 में कांग्रेस 2 बार के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दांव लगाया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक वर्मा को 52,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से पराजित कर दिया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में एक बार फिर चुनाव हुआ। ये चुनाव रमन सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हारने वाले रमन सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा थे, जिन्हें 26,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर न केवल रमन सिंह लोकसभा पहुंचे बल्कि वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। बात करें 2004 में तो इंडिया साइनिंग भले ही नहीं चल पाया हो और देश में कांग्रेस की सरकार भले ही बनी हो, लेकिन राजनांदगांव में साइनिंग बीजेपी की ही रही। यानी बीजेपी के प्रदीप गांधी
इस सीट से चुने गए। साल भर बाद ही प्रदीप गांधी कोबरा पोस्ट के स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद प्रदीप गांधी सहित 11 सांसदों को निष्कासित किया गया, जिसमें बीजेपी के 6 सांसद भी थे। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार के देवराज सिंह पर दांव लगाया। बता दें कि राज परिवार से चुने गए वे 7वें सांसद थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था। 2009 में देश में एक बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन राजनांदगांव में फिर कमल खिल गया। इस बार बीजेपी के मधुसूदन यादव ने उस समय के मौजूदा सांसद यानी कांग्रेस के देवव्रत सिंह को करारी शिकस्त दी। उनकी जीत का अंतर करीब 1,20,000 वोट था। बीजेपी में मोदी लहर में भी साल 2014 और 2019 में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काटकर रमन सिंह के बेटे यानी अभिषेक सिंह को और 2019 में अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक सिंह 2014 में कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मजबूत सीट है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान सांसद संतोष पांडे इस बार फिर मैदान में हैं। संतोष पांडे के लिए यह निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती जरूर बढ़ गई होगी। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा कि नहीं। संतोष पांडे एक अग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हो सकती है। दूसरी तरफ नजर डालें, राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भूपेश बघेल का यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा। 2004 में उन्होंने दुर्ग और 2009 में उन्होंने रायपुर से भी लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाया था। इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलों भरी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बाद से यहां कांग्रेस का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा ने जो विधानसभा में उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा था, लेकिन भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे दी थी। बात करें 2019 के चुनाव में राजनांदगांव सीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,000 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की रविता ध्रुव 17,145 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर
पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहाँ साहू समाज का दबदबा है, आदिवासी और लोधी समाज का भी वर्चस्व है। 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। तब इसमें कवर्धा भी शामिल था, जो अब अलग जिला बन चुका है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। खैरागढ़ राज परिवार के दम पर कांग्रेस का कभी यहाँ दबदबा रहा था। यहाँ से सांसद रही पद्मावती देवी ने अपने एक महल को संगीत विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया था। इसी महल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसे एशिया की पहली संगीत विश्वविद्यालय माना जाता है। यह महल उनकी दिवंगत बेटी इंदिरा के नाम पर था। इंदिरा नाम की वजह से कुछ लोग इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ते हैं, जबकि इस महल से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी या जनता पार्टी 8 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1996 के बाद से अधिकांश चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 1998 के बाद हर बार मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और किसी नए को यहां से मौका दिया। इस तरह एक भी बार उम्मीदवार रिपीट नहीं किया गया और हर बार एक नया उम्मीदवार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचा भी। इस लोकसभा सीट के तहत राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीट में से 5 पर जीत हासिल की है, जबकि कवर्धा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। राजनांदगांव जिले में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट रमन सिंह ने जीती। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर सबसे ज़्यादा 4 लाख साहू समाज के वोटर हैं। इसके अलावा कुर्मी, यादव या अन्य मिलाकर करीब 10 लाख ओबीसी मतदाता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि यहाँ के मतदाताओं ने कभी भी जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं की है। राजनांदगांव सीट में बीजेपी की तरफ से हर बार उम्मीदवार बदलने की परंपरा रही, पर इस चुनाव में यह परंपरा भी टूट गई। बीजेपी ने पिछले बार के संतोष पांडे को ही मैदान में उतारा है, तो उधर कांग्रेस भूपेश बघेल पर दांव खेल चुकी है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के इस हॉट सीट पर बैठने वाला बिग बॉस आखिर होगा कौन। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है जीत, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहाँ की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहाँ से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी
2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहां भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे
कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट
और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार।
विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमत के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित रामगोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आमजन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें
या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए काशीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। काशीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक वोट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुखदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुखदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जुदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुखदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सुखदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जुदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुखदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 2100 रुपये देने, महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए एमएसपी लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहां 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहां लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम,
सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, शहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला, धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है।
भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है।
इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाकार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाकर की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में, तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहां 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता। यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं।
यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरबा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहां मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी। वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है। पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में।
रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत यानी जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश भाई जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है।
वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य JB कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी KN गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोक दल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। जहाँ के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहाँ विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहाँ स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहाँ वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहाँ की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैलानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार
सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी THC देव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंडरा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरजपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है।
दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री साय सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहां हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा की टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची।
1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है। लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गोंड जाति की बहुमत है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंग साय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेल साय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंग साय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए। लरंग साय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेल साय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेल साय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेल साय सिंह को 5,05,338 वोट, वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हसदेवरण का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था।
सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहे। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में हुए पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर
शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदादारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे।
2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, वो दादी जिसे बोला जाता है, जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की जमीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबूझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों हारे? तुमको सब लोग पता है क्यों हारे। हारा लोग बीता बीजेपी बीता नुआ है, हारा लोग तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेक्टर चुनाव है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चुनाव है, कौन को राजमंत्री सभी तुम्हारा सभी तो कोई नहीं है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हारा, कौन तो
आसमान का आदमी को तो दीपक का आदमी को तो एक का तो निकले स्टोर का। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बुझाओ, मिकले सोनकर और रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न चाहिए? राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का क्यों होना चाहिए? सबका क्यों होना चाहिए? कोई लोग लगाने का दम नहीं है। सदस्य लोग हमारा अधिकार सदस्य लोग बोला जाएगी तो आती देश तो बम पर मांगो, हमारा पीने वाला ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो। 4 तारीख को पी के रोड पे सड़क नाच हुई, रोड में ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो अच्छी तक मत हम बोले फंड करके सही बात है कि नहीं है? आज हमारा पास मां पर भी नहीं है, पापी आदमी चले गई, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज का पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी खोलता है, पैसा नहीं मिलता है, डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं, एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं दूंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा। बता दीजिए, मत बता सही बात है कि नहीं? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव। हम लोग गोपाल बागर को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा की डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बादल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव वही के इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश बिगड़ा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा वर्ग, कुमार, कलार, साहू, कुर्मी हो, गोंड हो, मणिया हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं। गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा
रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतुराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आज़ाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था।
1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं, जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लखमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया।
लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल जमीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज़ बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी, आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमत के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। वो सीट जिसने रमन सिंह की किस्मत बदल दी थी। रमन सिंह के अच्छे दिन लौट आए थे। क्या वही सीट अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी अच्छे दिन ला पाएगी? वो सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हाँ, राजनांदगांव, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव भी कहते हैं। इस सीट पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के लिए मैदान में हैं। वैसे तो भूपेश बघेल एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन इसी सीट से वो एक बार अपने अच्छे दिन की तलाश में हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इसी सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने रमन सिंह के अच्छे दिन वापस ला दिए थे। यह सीट कई कारणों से चर्चा में रही है। इसी सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप गांधी ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल पूछने के जवाब में पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। महुआ मोइत्रा की तरह उन्हें भी निष्कासित किया गया था। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, मतदाताओं का लेखा जोखा क्या है, कौन कब कब यहाँ से जीता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट राजनांदगांव सबसे हॉट सीटों में से एक है।
राजनांदगांव लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आई। यह पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर साल 1957 से अब तक हुए 17 चुनावों में 9 बार कांग्रेस तो 8 बार जनता पार्टी और भाजपा ने जीत दर्ज की है। मामला लगभग 50-50 का ही है। यहां राज परिवार से दूर जाने के बाद 1999 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने संतोष पांडे को, कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की सीट की हॉट सीट हो गई है। हालांकि खुद भूपेश बघेल कह चुके हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यानी कहीं न कहीं वे भी इस समय केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाने का फैसला या बोले तो मन बना लिया है। 1957 और 1962 में हुए 2 चुनाव में खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस राज परिवार से ही पद्मावती देवी को टिकट दिया गया, जिन्हें भी यहां के मतदाताओं ने चुनकर दिल्ली यानी लोकसभा भेजा। बात करें 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने पद्मावती देवी की जगह मुंबई के बिजनेसमैन राम साहेब पांडे को यहां से मैदान में उतारा और उन्हें टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से खफा पद्मावती देवी ने एनसीओ पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा लहर के सामने वो टिक नहीं पाई और धराशायी हो गई। 1971 में चुनाव जीतने वाले राम साहेब पांडे को आपातकाल विरोधी लहर में पटकनी मिली। उन्हें जनता पार्टी के मदन तिवारी ने शिकस्त दी। 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही चुनाव में मतदाताओं ने राज परिवार पर फिर भरोसा जताया। 1989 में शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत की हैट्रिक से चूक गए। उन्हें बीजेपी के धर्मपाल सिंह गुप्ता ने पराजित किया। बात करें 1991 चुनाव की तो कांग्रेस ने एक बार फिर शिवेंद्र बहादुर सिंह पर ही भरोसा जताया और मतदाताओं ने उन्हें 2 साल के इंतजार के बाद यानी गैप के बाद फिर लोकसभा भेज दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में शिवेंद्र सिंह ने 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। वाजपेयी लहर में मतदाताओं ने राज परिवार के बजाय बीजेपी के अशोक वर्मा पर अपनी मुहर लगा दी। अगले 2 मध्यावधि चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। पहले 1998 में कांग्रेस 2 बार के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दांव लगाया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक वर्मा को 52,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से पराजित कर दिया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में एक बार फिर चुनाव हुआ। ये चुनाव रमन सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हारने वाले रमन सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा थे, जिन्हें 26,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर न केवल रमन सिंह लोकसभा पहुंचे बल्कि वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। बात करें 2004 में तो इंडिया साइनिंग भले ही नहीं चल पाया हो और देश में कांग्रेस की सरकार भले ही बनी हो, लेकिन राजनांदगांव में साइनिंग बीजेपी की ही रही। यानी बीजेपी के प्रदीप गांधी
इस सीट से चुने गए। साल भर बाद ही प्रदीप गांधी कोबरा पोस्ट के स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद प्रदीप गांधी सहित 11 सांसदों को निष्कासित किया गया, जिसमें बीजेपी के 6 सांसद भी थे। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार के देवराज सिंह पर दांव लगाया। बता दें कि राज परिवार से चुने गए वे 7वें सांसद थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था। 2009 में देश में एक बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन राजनांदगांव में फिर कमल खिल गया। इस बार बीजेपी के मधुसूदन यादव ने उस समय के मौजूदा सांसद यानी कांग्रेस के देवव्रत सिंह को करारी शिकस्त दी। उनकी जीत का अंतर करीब 1,20,000 वोट था। बीजेपी में मोदी लहर में भी साल 2014 और 2019 में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काटकर रमन सिंह के बेटे यानी अभिषेक सिंह को और 2019 में अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक सिंह 2014 में कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मजबूत सीट है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान सांसद संतोष पांडे इस बार फिर मैदान में हैं। संतोष पांडे के लिए यह निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती जरूर बढ़ गई होगी। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा कि नहीं। संतोष पांडे एक अग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हो सकती है। दूसरी तरफ नजर डालें, राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भूपेश बघेल का यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा। 2004 में उन्होंने दुर्ग और 2009 में उन्होंने रायपुर से भी लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाया था। इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलों भरी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बाद से यहां कांग्रेस का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा ने जो विधानसभा में उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा था, लेकिन भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे दी थी। बात करें 2019 के चुनाव में राजनांदगांव सीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,000 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की रविता ध्रुव 17,145 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर
पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहाँ साहू समाज का दबदबा है, आदिवासी और लोधी समाज का भी वर्चस्व है। 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। तब इसमें कवर्धा भी शामिल था, जो अब अलग जिला बन चुका है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। खैरागढ़ राज परिवार के दम पर कांग्रेस का कभी यहाँ दबदबा रहा था। यहाँ से सांसद रही पद्मावती देवी ने अपने एक महल को संगीत विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया था। इसी महल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसे एशिया की पहली संगीत विश्वविद्यालय माना जाता है। यह महल उनकी दिवंगत बेटी इंदिरा के नाम पर था। इंदिरा नाम की वजह से कुछ लोग इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ते हैं, जबकि इस महल से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी या जनता पार्टी 8 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1996 के बाद से अधिकांश चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 1998 के बाद हर बार मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और किसी नए को यहां से मौका दिया। इस तरह एक भी बार उम्मीदवार रिपीट नहीं किया गया और हर बार एक नया उम्मीदवार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचा भी। इस लोकसभा सीट के तहत राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीट में से 5 पर जीत हासिल की है, जबकि कवर्धा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। राजनांदगांव जिले में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट रमन सिंह ने जीती। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर सबसे ज़्यादा 4 लाख साहू समाज के वोटर हैं। इसके अलावा कुर्मी, यादव या अन्य मिलाकर करीब 10 लाख ओबीसी मतदाता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि यहाँ के मतदाताओं ने कभी भी जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं की है। राजनांदगांव सीट में बीजेपी की तरफ से हर बार उम्मीदवार बदलने की परंपरा रही, पर इस चुनाव में यह परंपरा भी टूट गई। बीजेपी ने पिछले बार के संतोष पांडे को ही मैदान में उतारा है, तो उधर कांग्रेस भूपेश बघेल पर दांव खेल चुकी है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के इस हॉट सीट पर बैठने वाला बिग बॉस आखिर होगा कौन। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है जीत, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहाँ की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहाँ से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी
2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहां भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2 लाख तकरीबन 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे
कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट
और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव की अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा।
ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहां आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमत के खेल में किसे करना है चित। जहां चलती है राजनीति की पाठशाला, धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित रामगोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आम जन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है।
जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए काशीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। काशीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक ऊंट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुखदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुखदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जुदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुखदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सुखदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जुदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुखदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 3100 रुपये देने, महतारी वंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने,
फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहां 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहां लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहां लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहां लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहां 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है जीत, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी,
हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं।
कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली, तानाखार, भरतपुर, सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है।
बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पालीतानाकर की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहां 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता, यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर,
पालीताना खार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहां मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी। वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है। पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में।
रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहां से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश भाई जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है।
वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी, ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य JB कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी KN गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। जहाँ के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहाँ विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहाँ स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहाँ वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहाँ की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैनानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार
सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी THC देव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंड्रा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरजपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजी भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है।
दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता, युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री साय सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहां हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा की टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची।
1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है। लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गोंड जाति की बहुमत है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंग साय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेल साय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंग साय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए। लरंग साय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेल साय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेल साय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेल साय सिंह को 5,05,338 वोट वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हसदेवरण का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था।
सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहे। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में हुए पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर
शहरी मतदाताओं से कहीं ज्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदादारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे।
2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, वो दादी जिसे बोला जाता है, जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की जमीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबूझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे, तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे। आरा लोग बीता बीजेपी बीता नुआ है, आरा लोग तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौथ है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चौथ है, कौन तो राजमंत्री सभी द्वारा सभी लोग लड़ाई हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा, कौन तो
Kalpan koto. Dipa kami koto. Rektan का koto बिकले स्टोर करते। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बताओ। मिकले स्टोर करो, रेक्सन हो, चाहे राजमा हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों ना चाहिए? राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का क्यों होना चाहिए? सबका क्यों होना चाहिए? कोई लोग कराने का दम नहीं है। हमारा कर दे दो कोई आवाज नहीं तो आती देख तो बम्पर मारो हमारा पीने वाला ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तक पी के रोड में चलना तो रोड में ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो अच्छी तक मत लीजिए। हम बोले फंड कर सही बात है कि नहीं है? आज हमारा पास मां पर भी नहीं है, माफिया भी चले गई, कहा कि उसका पेट खराब होगा देखना, इलाज नहीं लगेगा, फिर माफिया लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोली खोलता है, पैसा नहीं मिलता है, डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं, एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं दूंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा, बता दीजिए मत मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव हम लोग गोपाल बागल को नाम से टिकट मिला है, इन्होंने जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा याद दीपक भाई को दो, अगर प्रदेश अध्यक्ष है हमारा सत्य गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव वही के इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश दिख रहा है, हमारा संविधान खतरा में है, ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा, बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा कुमार कलर साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणि हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं, गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान
सीधे साधे सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में हैं। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्रपुर का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतुराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आजाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था। 1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं।
और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलवा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोटा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं। जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लखमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया। लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है।
मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल जमीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी, आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। वो सीट जिसने रमन सिंह की किस्मत बदल दी थी। रमन सिंह के अच्छे दिन लौट आए थे। क्या वही सीट अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी अच्छे दिन ला पाएगी? वो सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हां, राजनांदगांव, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव भी कहते हैं। इस सीट पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के लिए मैदान में हैं। वैसे तो भूपेश बघेल एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन इसी सीट से वो एक बार अपने अच्छे दिन की तलाश में हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इसी सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने रमन सिंह के अच्छे दिन वापस ला दिए थे। यह सीट कई कारणों से चर्चा में रही है। इसी सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप गांधी ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल पूछने के जवाब में पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। महुआ मोइत्रा की तरह उन्हें भी निष्कासित किया गया था। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, मतदाताओं का लेखा जोखा क्या है, कौन कब कब यहाँ से जीता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट राजनांदगांव सबसे हॉट सीटों में से एक है। राजनांदगांव लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर साल 1957 से अब तक हुए 17 चुनावों में 9 बार कांग्रेस तो 8 बार
जनता पार्टी और भाजपा ने जीत दर्ज की है। मामला लगभग 50-50 का ही है। यहां राज परिवार से दूर जाने के बाद 1999 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने संतोष पांडे को, कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की सीट की हॉट सीट हो गई है। हालांकि खुद भूपेश बघेल कह चुके हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यानी कहीं न कहीं वे भी इस समय केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाने का फैसला या बोले तो मन बना लिया है। 1957 और 1962 में हुए 2 चुनाव में खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस राज परिवार से ही पद्मावती देवी को टिकट दिया गया, जिन्हें भी यहां के मतदाताओं ने चुनकर दिल्ली यानी लोकसभा भेजा। बात करें 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने पद्मावती देवी की जगह मुंबई के बिजनेसमैन राम साहेब पांडे को यहां से मैदान में उतारा और उन्हें टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से खफा पद्मावती देवी ने एनसीओ पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा लहर के सामने वो टिक नहीं पाई और धराशायी हो गई। 1971 में चुनाव जीतने वाले राम साहेब पांडे को आपातकाल विरोधी लहर में पटकनी मिली। उन्हें जनता पार्टी के मदन तिवारी ने शिकस्त दी। 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही चुनाव में मतदाताओं ने राज परिवार पर फिर भरोसा जताया। 1989 में शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत की हैट्रिक से चूक गए। उन्हें बीजेपी के धर्मपाल सिंह गुप्ता ने पराजित किया। बात करें 1991 चुनाव की तो कांग्रेस ने एक बार फिर शिवेंद्र बहादुर सिंह पर ही भरोसा जताया और मतदाताओं ने उन्हें 2 साल के इंतजार के बाद यानी गैप के बाद फिर लोकसभा भेज दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में शिवेंद्र सिंह ने 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। वाजपेयी लहर में मतदाताओं ने राज परिवार के बजाय बीजेपी के अशोक वर्मा पर अपनी मुहर लगा दी। अगले 2 मध्यावधि चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। पहले 1998 में कांग्रेस 2 बार के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दांव लगाया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक वर्मा को 52,000 से ज्यादा वोट के अंतर से पराजित कर दिया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में एक बार फिर चुनाव हुआ। ये चुनाव रमन सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हारने वाले रमन सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा थे, जिन्हें 26,000 से ज्यादा वोटों से हराकर न केवल रमन सिंह लोकसभा पहुंचे बल्कि वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। बात करें 2004 में तो इंडिया साइनिंग भले ही नहीं चल पाया हो और देश में कांग्रेस की सरकार भले ही बनी हो, लेकिन राजनांदगांव में साइनिंग बीजेपी की ही रही। यानी बीजेपी के प्रदीप गांधी इस सीट से चुने गए। साल भर बाद ही प्रदीप गांधी कोबरा पोस्ट के स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद प्रदीप गांधी सहित 11 सांसदों को निष्कासित किया गया, जिसमें बीजेपी के 6 सांसद भी थे।
2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार के देवव्रत सिंह पर दांव लगाया। बता दें कि राज परिवार से चुने गए वे 7वें सांसद थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था। 2009 में देश में एक बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन राजनांदगांव में फिर कमल खिल गया। इस बार बीजेपी के मधुसूदन यादव ने उस समय के मौजूदा सांसद यानी कांग्रेस के देवव्रत सिंह को करारी शिकस्त दी। उनकी जीत का अंतर करीब 1,20,000 वोट था। बीजेपी में मोदी लहर में भी साल 2014 और 2019 में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काटकर रमन सिंह के बेटे यानी अभिषेक सिंह को और 2019 में अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक सिंह 2014 में कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मजबूत सीट है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान सांसद संतोष पांडे इस बार फिर मैदान में हैं। संतोष पांडे के लिए यह निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती जरूर बढ़ गई होगी। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा कि नहीं। संतोष पांडे एक अग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हो सकती है। दूसरी तरफ नजर डालें, राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भूपेश बघेल का यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा। 2004 में उन्होंने दुर्ग और 2009 में उन्होंने रायपुर से भी लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाया था। इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलों भरी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बाद से यहां कांग्रेस का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा ने जो विधानसभा में उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा था, लेकिन भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे दी थी। बात करें 2019 के चुनाव में राजनांदगांव सीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,000 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की रविता ध्रुव 17,145 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहां साहू समाज का दबदबा है। आदिवासी और लोधी समाज का भी वर्चस्व है। 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। तब इसमें कवर्धा भी शामिल था, जो अब अलग जिला बन चुका है।
राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। खैरागढ़ राज परिवार के दम पर कांग्रेस का कभी यहां दबदबा रहा था। यहां से सांसद रही पद्मावती देवी ने अपने एक महल को संगीत विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया था। इसी महल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसे एशिया की पहली संगीत विश्वविद्यालय माना जाता है। यह महल उनकी दिवंगत बेटी इंदिरा के नाम पर था। इंदिरा नाम की वजह से कुछ लोग इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ते हैं, जबकि इस महल से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी या जनता पार्टी 8 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1996 के बाद से अधिकांश चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 1998 के बाद हर बार मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और किसी नए को यहां से मौका दिया। इस तरह एक भी बार उम्मीदवार रिपीट नहीं किया गया और हर बार एक नया उम्मीदवार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचा भी। इस लोकसभा सीट के तहत राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीट में से 5 पर जीत हासिल की है, जबकि कवर्धा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। राजनांदगांव जिले में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट रमन सिंह ने जीती। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर सबसे ज्यादा 4 लाख साहू समाज के वोटर हैं। इसके अलावा कुर्मी, यादव या अन्य मिलाकर करीब 10 लाख ओबीसी मतदाता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि यहां के मतदाताओं ने कभी भी जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं की है। राजनांदगांव सीट में बीजेपी की तरफ से हर बार उम्मीदवार बदलने की परंपरा रही, पर इस चुनाव में यह परंपरा भी टूट गई। बीजेपी ने पिछले बार के संतोष पांडे को ही मैदान में उतारा है, तो उधर कांग्रेस भूपेश बघेल पर दांव खेल चुकी है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के इस हॉट सीट पर बैठने वाला बिग बॉस आखिर होगा कौन। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है।
हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहां भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबजुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर
साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है।
कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़,
जहां की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहां धमाल, जहां नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहां आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमत के खेल में किसे करना है चित। जहां चलती है राजनीति की पाठशाला, धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित रामगोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आम जन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें
या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक कांसीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए कांसीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। कांसीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक वोट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहां भाजपा से दिलीप सुरजेवाला जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुरजेवाला को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जूदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुरजेवाला को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानीलाल वर्मा ने दिलीप सुरजेवाला को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जूदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुरजेवाला की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 2100 रुपये देने, महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहाँ 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस पीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता
संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमत के खेल में किसे करना है जीत, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है,
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है।
कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाखार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में, तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहां 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता। यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं।
यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहां मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी, वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है। पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में।
रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, भरसिवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश बैस जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है।
वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी, ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य JB कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी KN गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोकदल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोगों के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। जहाँ के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहाँ विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहाँ स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहाँ वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहाँ की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैलानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार
सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी टी.एच. सिंहदेव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंड्रा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरजपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इस साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एच. सिंहदेव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है।
दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता, युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री साय सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में, तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की, तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहां हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा के टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते, तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची।
1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है। लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गोंड जाति की बहुमत है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरनसाय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरनसाय और खेलसाय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेलसाय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरनसाय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरनसाय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरनसाय हार गए। लरनसाय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेलसाय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेलसाय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेलसाय सिंह को 5,05,338 वोट, वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हस्देवरण का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था।
सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहे। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी, या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नजर डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में वे पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर
शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे।
2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, वो दादी जिसे बोला जाता है, तो जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की जमीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबुझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे, तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे। आरालो बीता बीजेपी बीता नुआ है, आरालो तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौधरी है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चौधरी है, कौन तो राजमंत्री सभी तुम्हारा सभी को नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा, कौन तो
Salman Gandhi को तो, दीपा गांधी को तो रेक्सन का, तो विश्लेषण करते। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बुझाओ, मिकलेस सोनकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न चाहिए? राहुल गांधी, तुम लोग भी राहुल गांधी का क्यों होना चाहिए? सबका क्यों होना चाहिए? कोई इन लोग लगाने का दम नहीं। सदस्य लोग हमारा कर दे 10 लोग वो आ जाएगी तो आती जाए तो बम्पर मांगो, हमारा पीने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड पे नाच हुई। रोड में ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है, तो हम बोले फन कर सही बात है कि नहीं है? आज हमारा पास मां पर भी नहीं है, माफिया भी चले गई, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा, माफिया भी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोली खोलता है, पैसा नहीं मिलता है, दबका दबकी को मारता है, लड़ाई कोर्ट बंद करेगा। मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं, एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा। बता दीजिए, मत बता, मत बता। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव। हम लोग गोपाल बागल को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्यों मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा की लीडर की मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव वही के इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश बिगड़ा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाला, छत्तीसगढ़ के रहने वाले तीसरा वर्ग, कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणिया हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं, गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा
रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे, सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतुराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल, तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आजाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी, 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा, तो 6 बार कांग्रेस, तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था।
1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलवा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं। जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लकमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया।
लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम गुड़ा भाग उठापटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल जमीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी, आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। वो सीट जिसने रमन सिंह की किस्मत बदल दी थी। रमन सिंह के अच्छे दिन लौट आए थे। क्या वही सीट अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी अच्छे दिन ला पाएगी? वो सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हां, राजनांदगांव, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव भी कहते हैं। इस सीट पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के लिए मैदान में हैं। वैसे तो भूपेश बघेल एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन इसी सीट से वो एक बार अपने अच्छे दिन की तलाश में हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इसी सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने रमन सिंह के अच्छे दिन वापस ला दिए थे। यह सीट कई कारणों से चर्चा में रही है। इसी सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप गांधी ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल पूछने के जवाब में पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। महुआ मोइत्रा की तरह उन्हें भी निष्कासित किया गया था। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, मतदाताओं का लेखा जोखा क्या है, कौन कब कब यहाँ से जीता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट राजनांदगांव सबसे हॉट सीटों में से एक है।
राजनांदगांव लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर साल 1957 से अब तक हुए 17 चुनावों में 9 बार कांग्रेस तो 8 बार जनता पार्टी और भाजपा ने जीत दर्ज की है। मामला लगभग 50-50 का ही है। यहां राज परिवार से दूर जाने के बाद 1999 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने संतोष पांडे को, कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की सीट की हॉट सीट हो गई है। हालांकि खुद भूपेश बघेल कह चुके हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यानी कहीं न कहीं वे भी इस समय केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाने का फैसला या बोले तो मन बना लिया है। 1957 और 1962 में हुए 2 चुनाव में खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस राज परिवार से ही पद्मावती देवी को टिकट दिया गया, जिन्हें भी यहां के मतदाताओं ने चुनकर दिल्ली यानी लोकसभा भेजा। बात करें 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने पद्मावती देवी की जगह मुंबई के बिजनेसमैन राम साहेब पांडे को यहां से मैदान में उतारा और उन्हें टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से खफा पद्मावती देवी ने एनसीओ पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा लहर के सामने वो टिक नहीं पाई और धराशायी हो गई। 1971 में चुनाव जीतने वाले राम साहेब पांडे को आपातकाल विरोधी लहर में पटकनी मिली। उन्हें जनता पार्टी के मदन तिवारी ने शिकस्त दी। 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही चुनाव में मतदाताओं ने राज परिवार पर फिर भरोसा जताया। 1989 में शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत की हैट्रिक से चूक गए। उन्हें बीजेपी के धर्मपाल सिंह गुप्ता ने पराजित किया। बात करें 1991 चुनाव की तो कांग्रेस ने एक बार फिर शिवेंद्र बहादुर सिंह पर ही भरोसा जताया और मतदाताओं ने उन्हें 2 साल के इंतजार के बाद यानी गैप के बाद फिर लोकसभा भेज दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में शिवेंद्र सिंह ने 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। वाजपेयी लहर में मतदाताओं ने राज परिवार के बजाय बीजेपी के अशोक वर्मा पर अपनी मुहर लगा दी। अगले 2 मध्यावधि चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। पहले 1998 में कांग्रेस 2 बार के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दांव लगाया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक वर्मा को 52,000 से ज्यादा वोट के अंतर से पराजित कर दिया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में एक बार फिर चुनाव हुआ। ये चुनाव रमन सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हारने वाले रमन सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा थे, जिन्हें 26,000 से ज्यादा वोटों से हराकर न केवल रमन सिंह लोकसभा पहुंचे बल्कि वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। बात करें 2004 में तो इंडिया साइनिंग भले ही नहीं चल पाया हो और देश में कांग्रेस की सरकार भले ही बनी हो, लेकिन राजनांदगांव में साइनिंग बीजेपी की ही रही। यानी
बीजेपी के प्रदीप गांधी इस सीट से चुने गए। साल भर बाद ही प्रदीप गांधी कोबरा पोस्ट के स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद प्रदीप गांधी सहित 11 सांसदों को निष्कासित किया गया, जिसमें बीजेपी के 6 सांसद भी थे। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार के देवराज सिंह पर दांव लगाया। बता दें कि राज परिवार से चुने गए वे 7वें सांसद थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था। 2009 में देश में एक बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन राजनांदगांव में फिर कमल खिल गया। इस बार बीजेपी के मधुसूदन यादव ने उस समय के मौजूदा सांसद यानी कांग्रेस के देवव्रत सिंह को करारी शिकस्त दी। उनकी जीत का अंतर करीब 1,20,000 वोट था। बीजेपी में मोदी लहर में भी साल 2014 और 2019 में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काटकर रमन सिंह के बेटे यानी अभिषेक सिंह को और 2019 में अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक सिंह 2014 में कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मजबूत सीट है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान सांसद संतोष पांडे इस बार फिर मैदान में हैं। संतोष पांडे के लिए यह निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती जरूर बढ़ गई होगी। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा कि नहीं। संतोष पांडे एक अग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हो सकती है। दूसरी तरफ नजर डालें, राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भूपेश बघेल का यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा। 2004 में उन्होंने दुर्ग और 2009 में उन्होंने रायपुर से भी लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाया था। इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलों भरी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बाद से यहां कांग्रेस का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा ने जो विधानसभा में उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा था, लेकिन भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे दी थी। बात करें 2019 के चुनाव में राजनांदगांव सीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,000 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की रविता ध्रुव 17,145 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही।
जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहाँ साहू समाज का दबदबा है, आदिवासी और लोधी समाज का भी वर्चस्व है। 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। तब इसमें कवर्धा भी शामिल था, जो अब अलग जिला बन चुका है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। खैरागढ़ राज परिवार के दम पर कांग्रेस का कभी यहाँ दबदबा रहा था। यहाँ से सांसद रही पद्मावती देवी ने अपने एक महल को संगीत विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया था। इसी महल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसे एशिया की पहली संगीत विश्वविद्यालय माना जाता है। यह महल उनकी दिवंगत बेटी इंदिरा के नाम पर था। इंदिरा नाम की वजह से कुछ लोग इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ते हैं, जबकि इस महल से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी या जनता पार्टी 8 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1996 के बाद से अधिकांश चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 1998 के बाद हर बार मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और किसी नए को यहां से मौका दिया। इस तरह एक भी बार उम्मीदवार रिपीट नहीं किया गया और हर बार एक नया उम्मीदवार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचा भी। इस लोकसभा सीट के तहत राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीट में से 5 पर जीत हासिल की है, जबकि कवर्धा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। राजनांदगांव जिले में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट रमन सिंह ने जीती। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर सबसे ज़्यादा 4 लाख साहू समाज के वोटर हैं। इसके अलावा कुर्मी, यादव या अन्य मिलाकर करीब 10 लाख ओबीसी मतदाता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि यहाँ के मतदाताओं ने कभी भी जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं की है। राजनांदगांव सीट में बीजेपी की तरफ से हर बार उम्मीदवार बदलने की परंपरा रही, पर इस चुनाव में यह परंपरा भी टूट गई। बीजेपी ने पिछले बार के संतोष पांडे को ही मैदान में उतारा है, तो उधर कांग्रेस भूपेश बघेल पर दांव खेल चुकी है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के इस हॉट सीट पर बैठने वाला बिग बॉस आखिर होगा कौन। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमत के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है।
भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2 लाख तकरीबन 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे
कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट
और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रेंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार।
36 विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आम जन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें
या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक कांसीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए कांसीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। कांसीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक वोट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ भाजपा से दिलीप सुखदेव जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहाँ से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुँच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुखदेव को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुखदेव ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जूदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुखदेव को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सुखदेव को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जूदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुखदेव की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 2100 रुपये देने, महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहाँ 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता
संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमत के खेल में किसे करना है जीत, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है,
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है
कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली थानाकार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली थानाकार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में, तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहाँ अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता। यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं।
यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैकरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरवा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहां मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी। वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अवैध लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है। पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अवैध किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में।
रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहां से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत यानी जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश बैस जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है।
वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास की तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को बखूबी साध रखा है। यहाँ उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा लोगों का मत है। हर जगह गली मोहल्ले, चौक चौराहों, गुमटी ठेलों पर कांग्रेस छोड़ बृजमोहन के ही नाम की चर्चा देखी और सुनी गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में खाली खाली से नजर आ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेसी प्रचार प्रसार से लगभग गायब ही हैं। सभी चौक चौराहों पर बीजेपी का ही प्रचार प्रसार ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान में कहते दिखे हैं कि प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो तन से तो लड़ रहे हैं पर मन से हार मान चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। इतिहासकार बताते हैं कि 1967 से के लोकसभा चुनाव में रायपुर की सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी भी चुनाव हार चुके हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ दी थी। रायपुर से 1967 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के.एन. गुप्ता से लड़ा और हार गए। रायपुर सीट पर 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें 8 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक बार भारतीय लोक दल के प्रत्याशी पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने यहां से जीत हासिल की थी। राज्य निर्माण से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर राज्य निर्माण के बाद यह भाजपा मजबूत हुई। भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस इस सीट पर पहली बार 1989 में सांसद बने। इसके बाद रमेश बैस 1996, 98, 1999, 2004 और 2014 में सांसद केआर भूषण, भूपेश बघेल और श्यामा चरण शुक्ल को हराए थे। रमेश बैस पहली बार 1989 में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गांधीवादी नेता केआर भूषण को चुनाव हराया था। हालांकि 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बैस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2004 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और सन 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हरा दिया था।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल को रायपुर लोकसभा सीट से ही पहचान मिली। आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल भी लोग के गुस्से से नहीं बच पाए और 1977 में वे चुनाव में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े पुरुषोत्तम लाल कौशिक से 85,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए। विद्याचरण शुक्ला इस सीट से कुल 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, 2 बार जीते और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में झीरम घाटी की घटना में विद्याचरण शुक्ला की हत्या हो गई थी। रायपुर की लोकसभा सीट में तो वैसे तो सभी जाति के लोग निवासरत हैं, पर बड़ी आबादी साहू समाज की है। साहू, कुर्मी, यादव, सतनामी समाज, सिख, मुस्लिम समेत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता भी इस सीट पर प्रभावी हैं। रायपुर लोकसभा सीट क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहाँ रोजगार, पलायन, कृषि, शहरी विकास, सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली और मकान जैसे मुद्दे अहम माने जाते हैं। तमाम मुद्दों से इधर मोदी की गारंटी और बृजमोहन अग्रवाल की छवि फिलहाल कांग्रेस की न्याय पत्र और विधानसभा में पराजित विकास उपाध्याय के आगे भारी दिखती है। अगर कुछ चमत्कार जैसा कुछ नहीं हुआ तभी तो नहीं यह सीट भाजपा के खाते में पूरी तरीके से जाने की संभावना है। खैर, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इसका पता मतगणना यानी काउंटिंग के दिन ही चल पाता है। रायपुर लोकसभा में वोटरों के इसी फैसले के लिए भी हमें इंतजार करना होगा 4 जून यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से फिर किसी एक सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जोहार। जहाँ के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी, जहाँ विश्व की प्राचीनतम शैल्य नाट्यशाला भी यहाँ स्थित है। इस इलाके में भगवान श्री राम ने यहाँ वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। इसी इलाके के विशाल हसदेव अरण्य से तो अब पूरी दुनिया परिचित हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहाँ की सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है। एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला सरगुजा इलाका 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह ढह गया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बात इसी सरगुजा लोकसभा सीट की। सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। सैनानी मैनपाट जैसी जगहों में भरी गर्मी में इसी ठंडक का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं। लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है। इस बार
सियासत की गर्मी सामान्य गर्मी नहीं है। इसमें राजनीति सियासत का पारा भी चढ़ते उतरते देखा जा रहा है। सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व तक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गढ़ बन चुका है। सरगुजा में कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है। सरगुजा की सियासत में राज परिवार का दखल और वर्चस्व पहले आम चुनाव से ही रहा है। वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महाराजा यानी THC देव ही हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समूचे क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक तरफ सिंहदेव गायब से हैं। बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनीति बाबा साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं भाजपा अब यहां पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रित नहीं है। भाजपा के पास यहां मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। चिंतामणि महाराज का कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। चिंतामणि महाराज कंवर जाति से हैं। गुरु परिवार से होने के नाते सामाजिक रूप से क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक रूप से भी अपनी पैठ अंचल में बना चुके हैं। राजनीति जीवन की शुरुआत उन्होंने भी भाजपा से ही की थी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक भी रहे हैं। बात करें 2013 में तो लुंडरा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सरगुजा की सभी सीटें कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत में चिंतामणि महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरगुजा की ऐतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हों, लेकिन इसका प्रतिफल चिंतामणि महाराज को भाजपा की लोकसभा टिकट के साथ मिला है। पार्टी ने उन्हें जातिगत समीकरणों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकट दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता की जगह से युवा चेहरे पर दांव लगाया। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया। शशि सिंह मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। शशि सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं। शशि सिंह को राजनीति विरासत में मिली हुई है। सूरजपुर जिले में वे जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके पिता स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जातिगत समीकरण और महिला आरक्षण का भी कांग्रेस ने बखूबी ध्यान रखा है। कांग्रेस शशि सिंह गोंड जाति से है। इसके साथ राहुल गांधी के युवा सदस्यों की जो टीम है उसमें शशि सिंह शामिल हैं। सरगुजा महाराजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री THC देव का समर्थन भी शशि सिंह के साथ दिखता है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा सीटों से ही आती है। विधानसभा में यहाँ सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है। अब लोकसभा में यह सीट लोगों की निगाहों में है। सरगुजा लोकसभा सीट आज़ादी के बाद यानी 1952 में अस्तित्व में आई। जानकारों का मानना है कि सरगुजा लोकसभा में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं, लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति भी है।
दूसरी ओर भाजपा में 23 की ऐतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है। हालांकि जनता, युवा और वरिष्ठ के बीच चुनाव का आंकलन कर नफा और नुकसान भी टटोल रहे हैं। प्रचार अभियान में अगर देखा जाए सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में, तो प्रचार अभियान में भाजपा बहुत आगे रही है। मुख्यमंत्री शाह सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने कई सभाएं कर जनता को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की चर्चा इस इलाके में है, जिसका असर वोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवार समीकरण के आधार पर फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा में ज्यादा दिख रहा है। बात सन 1952 के पहले चुनाव में तो सरगुजा लोकसभा में 2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। पहला और दूसरा चुनाव इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था। 1952 में बाबूलाल सिंह आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि सामान्य वर्ग से सरगुजा महाराजा रहे चंडिकेश्वर शरण सिंह जुदेव निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1957 के चुनाव में दोनों ही दूसरी बार संसद बने, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर 1962 में यह सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसद यहां चुने जाने की शुरुआत हो गई थी। आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबूनाथ सिंह का विजयी अभियान लगातार जारी रहा और 52 के पहले चुनाव से लेकर 71 तक लगातार वे 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 1975 में आपातकाल के बाद कांग्रेस विरोधी लहर सरगुजा में भी चली। 77 के चुनाव में इसका असर भी देखा गया। 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोकदल के लरंगसाय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। हालांकि 80 और 84 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और 80 में चक्रधारी सिंह और 84 में विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन 89 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया। भाजपा की टिकट पर लरंगसाय ने इस अभेद किले को भेद दिया। 1989 में सरगुजा में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद यानी 1991 में चुनाव में कमल फिर मुरझा गया। 91 के चुनाव में कांग्रेस फिर से शानदार वापसी की। कांग्रेस ने चेहरा बदला और खेल साय सिंह जीतकर संसद पहुंचे। बात 1996 के चुनाव की तो खेल साय सिंह के साथ कांग्रेस को फिर जीत मिली। हालांकि 98 के चुनाव में लरंगसाय के सहारे फिर कमल खिल गया, लेकिन 99 के चुनाव में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई। बात सन 2000 की तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव यहाँ हुआ। इस चुनाव के पहले 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी। 2004 के चुनाव के दौरान राज्य और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार थी। इस तरह भाजपा हर दृष्टि से मजबूत स्थिति में थी। इसी का फायदा भाजपा को मिला और सरगुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुरझा नहीं पाया। 2004 में सरगुजा से भाजपा के टिकट पर नंद कुमार साय चुनाव जीते और संसद पहुंचे। हालांकि 2004 में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सरगुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिलना जारी रहा। 2009 के चुनाव में भाजपा ने चेहरा बदला, लेकिन सरगुजा वासियों ने मन नहीं बदला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने मुरारीलाल सिंह को टिकट दिया और वे भी जीतकर संसद पहुंचे। सन 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजपा प्रयोग करती चली रही और चेहरे में बदलाव भी जारी रहा। 2014 के चुनाव में कमल भान सिंह जीते तो 19 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला सांसद के रूप में रेणुका सिंह जीती और संसद पहुंची।
1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाति का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी की ओर से इस जाति से टिकट दिया जाता रहा है। लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतारने वाली भाजपा ने इस बार कंवर जाति से टिकट देकर सबको चौंका दिया है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इस सीट पर गोंड जाति की बहुमत है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 के चुनाव में सभी 8 सीट कांग्रेस के पास थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। सरगुजा में कांग्रेस के वर्चस्व को लरंग साय ने खत्म किया था। बाबूलाल सिंह सरगुजा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। वे 1952 से 1971 तक लगातार जीतते रहे। 1977 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सिंह ने इस सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। खेल साय सिंह लगातार 2 चुनाव जीते थे, जबकि लरंग साय लगातार वो भी 2 चुनाव नहीं जीते थे। सरगुजा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। बाबूलाल सिंह कांग्रेस की टिकट पर लगातार जीत रहे थे। 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हें चुनौती दी। साय 1977 में भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े और बाबूनाथ सिंह को पटकनी दे दी। इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए। लरंग साय 1989 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के खेल साय सिंह ने 1991, 96 और 98 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। बाद 2019 में तो भाजपा प्रत्याशी रही रेणुका सिंह जीती थी। रेणुका सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और 3 बार सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेल साय सिंह को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। रेणुका सिंह को जहां 6,63,711 वोट मिले थे, जबकि खेल साय सिंह को 5,05,338 वोट, वहीं तीसरे नंबर पर नोटा रहा था, जिसके हिसाब से 29,000 वोट आए थे। गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी आशा देवी 24,000 मतों के साथ चौथे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही बसपा प्रत्याशी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे। जातिगत समीकरण से इतर अगर वर्तमान में क्षेत्रीय भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण को देखें तो भाजपा का पलड़ा यहाँ भारी दिखता है, क्योंकि सरगुजा लोकसभा में शामिल सभी 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा फिलहाल काबिज है। अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापपुर और भटगांव, इन सीटों में 23 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। इस लिहाज से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण को साधना भी है। 2019 के चुनाव में मत प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42% मत प्राप्त हुए थे। 2019 के इस चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ था। अनुमान है कि इस बार भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ धर्मांतरण और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहाँ हावी है। धार्मिक मुद्दों के अलावा कोयला खनन, विस्थापन और हसदेवरण का मुद्दा भी यहाँ पर है। तो साथ ही साथ बेरोजगारी, पलायन के साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव यहाँ मुद्दा बना हुआ है। सरगुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल राह आसान नहीं है। कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंतामणि महाराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जाते हैं। इधर शशि सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें चुनाव में मदद कर सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस में जीत हार का अंतर वोट शेयर में 13% के करीब रहा था।
सरगुजा के लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। हालांकि कांग्रेस से दल बदल कर आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने से अंदर खाने में भाजपा में नाराजगी भी साफ देखी जा सकती है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल नहीं दिखता। वहीं कांग्रेस के शशि सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भाजपा में आए चिंतामणि कांग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते हैं या युवा शशि सिंह कांग्रेस को सारी चिंताएं कम कर इस सीट को कांग्रेस की झोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव। आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहे। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी, या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में हुए पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर
शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे।
2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, वो दादी जिसे बोला जाता है, जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की जमीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबूझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे, तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे। आ रहा लोग इतना बीजेपी पिता नुआ है, आ रहा लोग तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौहान है, कौन तो बोलते दीपक भाई चौहान है, कौन तो राजमंत्री सभी दोबारा सभी को नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा, कौन तो
Kazman Kazi Koto, Dipa Kazi Koto, Reksanka, Koto Dikle Sorka, सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बुझाओ, मिकलेस सोनकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न चाहिए? राहुल गांधी, तुम लोग भी राहुल गांधी का क्यों होना चाहिए? सबका साथ का क्यों होना चाहिए? कोई इन लोग लगाने का दम नहीं। सदस्य लोग हमारा कर सदस्य लोग होगा नहीं तो आती देश तो बम्पर मांगो, हमारा जीतने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में नाच हुई, रोड में। ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो अच्छी तक मत लीजिए। हम बोले बंद कर आज हमारा पास मां पर भी नहीं है, पापी आदमी चलेगा ही, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा, तो पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी खोदता है, पैसा नहीं मिलता है, डौका डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं, एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के पक जाएगा, बता दो मत पता मत मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव। हम लोग गोपाल बागल को नाम से टिकट मिला है, इनका जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जिताना है, अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा की डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव उनके इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश बिक रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले तीसरा वर्ग, कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणि हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा और अक्सर का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं, गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा
रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतूराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आज़ाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था।
1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरुआ जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं, जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लकमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया
लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल जमीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज़ बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी, आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस पीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है जीत, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। वो सीट जिसने रमन सिंह की किस्मत बदल दी थी। रमन सिंह के अच्छे दिन लौट आए थे। क्या वही सीट अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी अच्छे दिन ला पाएगी? वो सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। जी हाँ, राजनांदगांव, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ बीजेपी का गांव भी कहते हैं। इस सीट पर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के लिए मैदान में हैं। वैसे तो भूपेश बघेल एक बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन इसी सीट से वो एक बार अपने अच्छे दिन की तलाश में हैं। 1998 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इसी सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने रमन सिंह के अच्छे दिन वापस ला दिए थे। यह सीट कई कारणों से चर्चा में रही है। इसी सीट से बीजेपी सांसद प्रदीप गांधी ऑपरेशन दुर्योधन में संसद में सवाल पूछने के जवाब में पैसे मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। महुआ मोइत्रा की तरह उन्हें भी निष्कासित किया गया था। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या है, मतदाताओं का लेखा जोखा क्या है, कौन कब कब यहाँ से जीता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट राजनांदगांव सबसे हॉट सीटों में से एक है।
राजनांदगांव लोकसभा सीट साल 1957 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह सांसद चुने गए। इस सीट पर साल 1957 से अब तक हुए 17 चुनावों में 9 बार कांग्रेस तो 8 बार जनता पार्टी और भाजपा ने जीत दर्ज की है। मामला लगभग 50-50 का ही है। यहां राज परिवार से दूर जाने के बाद 1999 के बाद कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने संतोष पांडे को, कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की सीट की हॉट सीट हो गई है। हालांकि खुद भूपेश बघेल कह चुके हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। यानी कहीं न कहीं वे भी इस समय केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दिल्ली बुलाने का फैसला या बोले तो मन बना लिया है। 1957 और 1962 में हुए 2 चुनाव में खैरागढ़ राज परिवार के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस राज परिवार से ही पद्मावती देवी को टिकट दिया गया, जिन्हें भी यहां के मतदाताओं ने चुनकर दिल्ली यानी लोकसभा भेजा। बात करें 1971 के चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने पद्मावती देवी की जगह मुंबई के बिजनेसमैन राम साहेब पांडे को यहां से मैदान में उतारा और उन्हें टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने से खफा पद्मावती देवी ने एनसीओ पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा लहर के सामने वो टिक नहीं पाई और धराशायी हो गई। 1971 में चुनाव जीतने वाले राम साहेब पांडे को आपातकाल विरोधी लहर में पटकनी मिली। उन्हें जनता पार्टी के मदन तिवारी ने शिकस्त दी। 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने राज परिवार पर भरोसा जताते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोनों ही चुनाव में मतदाताओं ने राज परिवार पर फिर भरोसा जताया। 1989 में शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत की हैट्रिक से चूक गए। उन्हें बीजेपी के धर्मपाल सिंह गुप्ता ने पराजित किया। बात करें 1991 चुनाव की तो कांग्रेस ने एक बार फिर शिवेंद्र बहादुर सिंह पर ही भरोसा जताया और मतदाताओं ने उन्हें 2 साल के इंतजार के बाद यानी गैप के बाद फिर लोकसभा भेज दिया। 1996 लोकसभा चुनाव में शिवेंद्र सिंह ने 5वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। वाजपेयी लहर में मतदाताओं ने राज परिवार के बजाय बीजेपी के अशोक वर्मा पर अपनी मुहर लगा दी। अगले 2 मध्यावधि चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। पहले 1998 में कांग्रेस 2 बार के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा पर दांव लगाया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन सांसद अशोक वर्मा को 52,000 से ज्यादा वोट के अंतर से पराजित कर दिया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में एक बार फिर चुनाव हुआ। ये चुनाव रमन सिंह के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। कुछ महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हारने वाले रमन सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रमन सिंह के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा थे, जिन्हें 26,000 से ज्यादा वोटों से हराकर न केवल रमन सिंह लोकसभा पहुंचे बल्कि वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। 2007 में हुए लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की। बात करें 2004 में तो इंडिया साइनिंग भले ही नहीं चल पाया हो और देश में कांग्रेस की सरकार भले ही बनी हो, लेकिन राजनांदगांव में साइनिंग बीजेपी की ही रही। यानी बीजेपी के प्रदीप गांधी
इस सीट से चुने गए। साल भर बाद ही प्रदीप गांधी कोबरा पोस्ट के स्टिंग में संसद में सवाल पूछने के मामले में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद प्रदीप गांधी सहित 11 सांसदों को निष्कासित किया गया, जिसमें बीजेपी के 6 सांसद भी थे। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राज परिवार के देवराज सिंह पर दांव लगाया। बता दें कि राज परिवार से चुने गए वे 7वें सांसद थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था। 2009 में देश में एक बार फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, लेकिन राजनांदगांव में फिर कमल खिल गया। इस बार बीजेपी के मधुसूदन यादव ने उस समय के मौजूदा सांसद यानी कांग्रेस के देवराज सिंह को करारी शिकस्त दी। उनकी जीत का अंतर करीब 1,20,000 वोट था। बीजेपी में मोदी लहर में भी साल 2014 और 2019 में उम्मीदवार बदलने का सिलसिला जारी रहा। 2014 में तत्कालीन सांसद मधुसूदन यादव का टिकट काटकर रमन सिंह के बेटे यानी अभिषेक सिंह को और 2019 में अभिषेक सिंह का टिकट काटकर संतोष पांडे को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया। अभिषेक सिंह 2014 में कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस के लिए ये मजबूत सीट है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज्यादा है। भूपेश बघेल खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान सांसद संतोष पांडे इस बार फिर मैदान में हैं। संतोष पांडे के लिए यह निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती जरूर बढ़ गई होगी। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा कि नहीं। संतोष पांडे एक अग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी तो जरूर हो सकती है। दूसरी तरफ नजर डालें, राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भूपेश बघेल का यह तीसरी बार लोकसभा चुनाव होगा। 2004 में उन्होंने दुर्ग और 2009 में उन्होंने रायपुर से भी लोकसभा सीट से अपना किस्मत आजमाया था। इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया है। यह सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से मुश्किलों भरी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बाद से यहां कांग्रेस का कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाया। भूपेश बघेल दुर्ग जिले की पाटन सीट से वर्तमान में विधायक हैं। भाजपा ने जो विधानसभा में उनके खिलाफ दुर्ग सांसद विजय बघेल को उतारा था, लेकिन भूपेश बघेल ने विजय बघेल को मात दे दी थी। बात करें 2019 के चुनाव में राजनांदगांव सीट पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1,11,966 मतों से हराया था। बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,000 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के भोलाराम साहू को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। वहीं बीएसपी की रविता ध्रुव 17,145 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही। जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर
पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है। यहाँ साहू समाज का दबदबा है, आदिवासी और लोधी समाज का भी वर्चस्व है। 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। तब इसमें कवर्धा भी शामिल था, जो अब अलग जिला बन चुका है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। खैरागढ़ राज परिवार के दम पर कांग्रेस का कभी यहाँ दबदबा रहा था। यहाँ से सांसद रही पद्मावती देवी ने अपने एक महल को संगीत विश्वविद्यालय के लिए दान दे दिया था। इसी महल में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसे एशिया की पहली संगीत विश्वविद्यालय माना जाता है। यह महल उनकी दिवंगत बेटी इंदिरा के नाम पर था। इंदिरा नाम की वजह से कुछ लोग इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी जोड़ते हैं, जबकि इस महल से उनका कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी या जनता पार्टी 8 बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। 1996 के बाद से अधिकांश चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती रही है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 1998 के बाद हर बार मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया और किसी नए को यहां से मौका दिया। इस तरह एक भी बार उम्मीदवार रिपीट नहीं किया गया और हर बार एक नया उम्मीदवार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचा भी। इस लोकसभा सीट के तहत राजनांदगांव और कवर्धा 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले की 6 विधानसभा सीट में से 5 पर जीत हासिल की है, जबकि कवर्धा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। राजनांदगांव जिले में बीजेपी के लिए एकमात्र सीट रमन सिंह ने जीती। करीब 18 लाख मतदाताओं वाले इस सीट पर सबसे ज़्यादा 4 लाख साहू समाज के वोटर हैं। इसके अलावा कुर्मी, यादव या अन्य मिलाकर करीब 10 लाख ओबीसी मतदाता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि यहाँ के मतदाताओं ने कभी भी जातिगत आधार पर वोटिंग नहीं की है। राजनांदगांव सीट में बीजेपी की तरफ से हर बार उम्मीदवार बदलने की परंपरा रही, पर इस चुनाव में यह परंपरा भी टूट गई। बीजेपी ने पिछले बार के संतोष पांडे को ही मैदान में उतारा है, तो उधर कांग्रेस भूपेश बघेल पर दांव खेल चुकी है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के इस हॉट सीट पर बैठने वाला बिग बॉस आखिर होगा कौन। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहाँ की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहाँ से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी
2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2 लाख तकरीबन 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे
कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट
और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार।
36 विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा, ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला। इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला, जहाँ आता है अनुभव काम। सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जहां बसपा के संस्थापक काशीराम उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां भाजपा से दिलीप सिंह जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है। इस लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा लोकसभा की। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाने वाली जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 11.6% के करीब इस लोकसभा सीट में है। ये हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि ये मतदाता एक तरफा वोट करते आए हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटरों की भी 42% संख्या है। यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इस लिहाज से कांग्रेस यहाँ बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिखती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जांजगीर लोकसभा सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां नई महिला प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। जांजगीर लोकसभा सीट में 1984 में पहली बार भाजपा ने इस पर अपना पैर जमाना शुरू किया। इससे पहले भारतीय जनसंघ के रूप में पार्टी 5 बार दूसरे स्थान पर रही। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप सिंह ने पहली बार 1989 में पार्टी का यहां से खाता खोला और कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को हरा दिया। अगली बार यानी 1991 में कांग्रेस पार्टी के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सिंह को पटकनी दे दी। हालांकि 1996 में मनहर लाल पांडे और 2004 में करुणा शुक्ला ने पार्टी को जीत दिलाई। तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट भाजपा के खाते में ही है। इस सीट में अब तक बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही बीजेपी मतदाताओं के पास फिलहाल जा रही है। आमजन की माने तो पूर्व सांसदों का कोई उल्लेखनीय कार्य भी यहां बताने के लिए नहीं है, ऐसा आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के वादों का पोस्टर देखने को इलाके में जरूर मिलता है, लेकिन पार्टी के वादों को घर घर तक बताने के लिए कार्यकर्ता दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता हाल फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के ही प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे की बात करें
या कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार भी इलाके में कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी और वादों को लेकर बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से 1984 में बसपा के संस्थापक कांसीराम उत्तर प्रदेश से आकर यहां निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें महज 32,135 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 8.81 ही रहा। बसपा की स्थापना इसी दौर में हुई थी, मगर पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए कांसीराम को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। कांसीराम अपना चुनाव प्रचार करने साइकिल रैली से लेकर छोटी छोटी सभाओं को संबोधित करते थे। इस दौरान उनके साथ बसपा की मायावती भी हमेशा रहती थी। इस चुनाव के बाद से जिले में बहुजन आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और अब न 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक ऊंट और एक नोट जैसे नारे उस समय खूब चले थे। इससे आने वाले समय में पामगढ़ व जैजैपुर विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार जीतते रहे। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली है और उसके वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए। जांजगीर चांपा लोकसभा से अब तक 5 बार महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंच चुकी है। इनमें 2 बार मिनी माता, 1 बार करुणा शुक्ला जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं और 2 बार कमला देवी पाटले इस जांजगीर लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत चुकी है। यह सीट प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ भाजपा से दिलीप सुरजेवाला जैसे दिग्गज नेता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सहकारिता पुरुष के नाम से विख्यात पंडित राम गोपाल तिवारी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भी यहां से चुनाव लड़कर जीत चुकी है और संसद पहुंच चुकी है। भाजपा के दिलीप सुरजेवाला को इस लोकसभा में हार जीत दोनों क्षेत्र में जीत और हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 के चुनाव में दिलीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के प्रभात मिश्रा को पराजित किया था। जूदेव ने कांग्रेस उम्मीदवार को 98,893 वोटों से पराजित किया था। 1991 के मध्यावधि चुनाव में दिलीप सुरजेवाला को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने दिलीप सुरजेवाला को 29,425 वोट से पटकनी दे दी थी। पहला चुनाव जीतने के बाद जूदेव का क्षेत्र में दौरा कम होता था, इसलिए उन्हें जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी और वो दूसरा चुनाव हार गए। जबकि पहले चुनाव में युवा मतदाता उनका रक्त तिलक लगाकर जगह जगह स्वागत करते दिखते थे। इतना ही नहीं, दिलीप सुरजेवाला की तरह मूछ रखना उन दिनों क्रेज हो गया था। साल 2004 से यह लोकसभा सीट लगातार भाजपा के खाते में ही है। इससे पूर्व इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, मगर 20 साल से इस सीट को कांग्रेस भाजपा से अब तक छीन नहीं पाई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां रवि परसराम भारद्वाज और भाजपा ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसमें गुहाराम अजगले को 5,72,790 वोट मिले, जबकि रवि परसराम भारद्वाज को 4,89,735 वोट मिले थे। इस तरह 83,225 वोटों से भाजपा प्रत्याशी यानी गुहाराम अजगले विजयी रहे। इधर इस बार की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है। यहां कांग्रेस के विधायक अभी भी काबिज हैं। बसपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी है, जबकि लंबे समय से पामगढ़, जैजैपुर और चंद्रपुर विधानसभा बसपा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें भाजपा प्रत्याशी की तो जहां राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से किसानों को धान की कीमत 3100 रुपये देने, महतारी बंदर और अन्य गारंटी और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर वोट मांग रही हैं।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस के 5 न्याय योजना जिसमें युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों की न्याय की बात कही गई है, इसके आधार पर वो बनाकर वोट मांग रहे हैं। महिलाओं के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने, किसानों के लिए MSP लागू करने, फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजने और बेरोजगार को रोजगार देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस चुनावी बांड में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगा रही है। स्थानीय समस्या जैसे पलायन, पेयजल आपूर्ति और गांवों की सड़क निर्माण की बातें दोनों दल के उम्मीदवार कर रहे हैं। लोकसभा में यहां जांजगीर चांपा लोकसभा में लगभग 20,52,000 मतदाता हैं। इसमें चंद्रपुर और बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बात करें चंद्रपुर में तो 1,17,599 पुरुष और उतने ही लगभग 1,19,803 महिला मतदाता हैं। इसी तरह बिलाईगढ़ विधानसभा में 1,53,099 पुरुष और 1,53,589 महिला मतदाता हैं, जबकि कसडोल विधानसभा में महिला और पुरुष मतदाताओं में मात्र 58 का अंतर है। यहां 58 पुरुष मतदाता अधिक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा में सर्वाधिक मतदाता कसडोल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यहां लगभग 3,68,136 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,84,096 और महिला मतदाता 1,84,038 हैं, जबकि सबसे कम मतदाता शक्ति विधानसभा में हैं। यहाँ लगभग 2,16,915 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ लगभग 39.06% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46.03% था। बसपा को यहाँ 10.06% वोट मिले थे। बात करें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर इस लोकसभा में 45.09% था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 35.06% रहा। बसपा 10.07% में ही सिमट गई, जबकि साल 2018 के विधानसभा में उन्हें 25.01% मिले थे। इस तरह बसपा का जनाधार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हुआ। जांजगीर लोकसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लिहाजा इस बार भी इस सीट पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी आश्वस्त दिखती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार कांटे का मुकाबला मानते हुए अपनी जीत का दावा करते दिख रही है। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस 5 न्याय के चमत्कार से उम्मीद लगाए बैठी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शिव डहरिया को यहां से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने डहरिया को भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के आस से यहां मैदान में उतारा है। इस लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गजों की चुनावी सभाएं हो चुकी है। दोनों ही सभाओं में लगभग एक सी ही भीड़ हमें देखने को मिली। यह भीड़ किस करवट बैठेगी, यानी वो किसके पक्ष में अपना मत देगी, इसका फैसला मतदान के दिन ईवीएम में कैद होने वाला है और जिसका परिणाम यानी रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ की किसी दूसरे लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा।
ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस पीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहां आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित, सहमत के खेल में किसे करना है चित। जहां चलती है राजनीति की पाठशाला, धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। इस बार बात छत्तीसगढ़ के उस लोकसभा सीट की जहां दोनों मुख्य पार्टी में महिलाओं के बीच मुकाबला है, यानी दीदी और भाभी के बीच, जिसके चलते यह लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहां कांग्रेस को प्रदर्शन दोहराने और भाजपा को अपनी साख बचाने का पूरा दबाव है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में थी और जीतकर सांसद भी बनी थी। वर्तमान में वे दोबारा इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा की ओर से तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच सीधा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। नए परिसीमन के साथ अस्तित्व में आया कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव सन 2009 में संपन्न हुआ। तब कांग्रेस से चरणदास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को लगभग 20,737 मतों से पराजित किया था। 2009 के बाद 2014 में इस लोकसभा क्षेत्र से दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने महज 4,265 मतों से शिकस्त दे दी थी। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत चुनाव नहीं लड़े। उनके जगह उनकी धर्मपत्नी यानी ज्योत्सना महंत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर चरणदास महंत की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को ही अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में मोदी लहर थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन दो सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसलिए भी टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके पति और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच माना जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता चरणदास महंत ही हैं। पिछली सरकार में वे विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे और उससे पहले कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। उनकी राजनीति को लोग इस तरह से देखते हैं कि वे कहते कुछ नहीं और कर सब कुछ जाते हैं। भूपेश बघेल अगर केंद्र में जाते हैं तो सबसे ताकतवर नेता के रूप में चरणदास महंत ही कांग्रेस में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की तरफ से होंगे। सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। ऐसे में यहाँ भाजपा को अपनी साख बचाने की चिंता है। कोरबा भाजपा के लिए हारी हुई सीट है, इसलिए यहाँ भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से सरोज पांडे तीसरी बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं।
इससे पहले सरोज पांडे दुर्ग नगर निगम की महापौर, विधायक और सांसद भी रही है। भाजपा में जहां सरोज को सम्मान के साथ दीदी पुकारा जाता है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की धर्मपत्नी होने के नाते ज्योत्सना महंत को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सम्मान के रूप में उन्हें भाभी कहकर पुकारते हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरिया, एमसीबी जिले में बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोरहत विधानसभा क्षेत्र के अलावा पेंड्रा जिले के मारवाही विधानसभा, जबकि कोरबा जिले के पाली, तानाखार, कटघोरा, रामपुर और कोरबा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोरबा में 3 चुनाव व वर्तमान में जो चौथा चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला को मौका मिला, दूसरे चुनाव में बंसीलाल महतो को मौका दिया जो जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट रखे थे। तीसरे चुनाव में फिर महतो को हटाकर ज्योतिनंद दुबे को मौका दिया गया और अब की बात करें यानी 2024 की बात करें तो चौथे चुनाव में सरोज पांडे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखे हुए है। पहले 2 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव में उनकी पत्नी यानी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में लड़ रही है। बता दें कि 2019 में चुनाव में ज्योत्सना महंत का मुकाबला करने वाले बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, लेकिन एक बार फिर इस लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी और ज्योत्सना चरणदास महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,249 मतों से हरा दिया था। कोरबा लोकसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों से ही कोरबा सीट पर हार जीत का समीकरण बदलता रहा है। जब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कम वोट मिले, कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। एक चुनाव में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2 चुनाव में 40,000 से कम वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसी तरह 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बढ़े मतों की संख्या के कारण लगातार जीत हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर चरणदास महंत को रिपीट किया था, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बंसीलाल महतो को टिकट दी थी। डॉक्टर बंसीलाल महतो को 4,49,002 और डॉक्टर चरणदास महंत को 4,34,737 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महतो ने नजदीकी मुकाबले में डॉक्टर चरणदास महंत को यानी 4,265 वोटों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया था। खास बात रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में 52,753 वोट हासिल किए थे और जो प्राप्त मत का आंकड़ा है मतलब पिछले चुनाव से बढ़कर 3.71% हो गया था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए, लिहाजा जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। 2009 और 2014 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस की गत चुनाव में 20,000 से अधिक वोटों की जीत 4,000 से ज्यादा वोटों की हार में तब्दील हो गई। 2019 के चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट आई तो कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने संसद भवन तक पहुंचा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास की पत्नी यानी ज्योत्सना महंत को टिकट दी थी। वहीं बीजेपी ने चेहरे बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए ज्योतिनंद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 5,23,310 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिद्वंदी जो भाजपा के ज्योतिनंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे। इस तरह उन्हें 26,249 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है। इस बार कोरबा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने श्याम सिंह मरकाम को टिकट दिया है। कोरबा लोकसभा अंतर्गत स्थित पाली तानाखार, भरतपुर सोनहत, मारवाही और बैकुंठपुर जैसी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बड़ा जनाधार है। बात करें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने लोकसभा अंतर्गत स्थित विधानसभा सीटों पर लगभग 1.5 लाख से अधिक मत प्राप्त किए थे। वहीं पाली तानाखार की बात करें तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक चुनकर भी सदन पहुंचे हैं। चुनावी रणनीति में जहां अलग अलग तथ्य जीत व हार के लिए निर्णायक होता है, वहीं निर्दलीय व क्षेत्रीय पार्टी के अलावा अन्य दलों का असर भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रभावी रहता है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य पार्टियों में जातिगत समीकरण की भूमिका व महत्वाकांक्षा भी आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला होगा। प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भले ही चुनावी पंडित की नज़र कांग्रेस व भाजपा के गढ़ व उनके मतांतरों पर टिकी है, किंतु जातिगत समीकरण का मामला आंकड़ों से परे होता है। चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। बात करें पिछले 5 सालों में तो कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों में कांग्रेस के प्रति काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल चुका है। यहां 8 विधानसभा चुनाव में से 6 भाजपा, 1 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। सिर्फ रामपुर की सीट कांग्रेस के पास है, यानी साफ माना जा सकता है कि जनता इलाके में कांग्रेस के काम से नाराज दिख रही है। इधर सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वहां अभी से भी नारा लग रहा है कि बिहारी और बाहरी का। सरोज पांडे दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा फैलाया जा रहा है कि वे बिहारी ब्राह्मण हैं, जबकि ज्योत्सना महंत को स्थानीय बताया जा रहा है। अगर सरोज पांडे सिर्फ मोदी के चेहरे और राम के भरोसे रही तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उन्हें बिहारी और बाहरी का काट सोचकर मैदान में अपना दांव खेलना होगा। कांग्रेस के लोग सामाजिक बैठकों में इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि सरोज पांडे को कोरबा में बहुतायत उत्तर भारतीय लोगों के वोटों को ध्यान में रखकर भी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर उत्तर भारतीय मत एकजुट रहते तो विधानसभा चुनाव में जो जय सिंह अग्रवाल को हार का सामना करना पड़ा है वह नहीं करना पड़ता, यानी उत्तर भारतीय वोट यहाँ पर मायने नहीं रखते। कुछ लोगों का यह भी मत है। कोरबा लोकसभा सीट का भूगोल और इतिहास काफी पेचीदा है। आदिवासी बहुल्य सीट पर सामान्य वर्ग से ही प्रत्याशी जीतकर संसद भवन पहुंचते रहे हैं। 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा, और इस सीट पर कोरबा सीट पर 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के टिकट का गणित महंत परिवार का वोट बैंक को माना जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय प्रत्याशियों के पूर्व के चुनाव के प्रदर्शन और राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को माना जा रहा है। कोरबा लोकसभा सीट भले ही जातिगत वोटों के साधने प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन प्रमुख दल यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुद्दा मोदी बनाम न्याय पत्र और लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी ही है। भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ वोट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी न्याय पत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखकर वोटों की अपील करते दिख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। एक मौजूदा सांसद है तो दूसरी लोकसभा सीट की पालक सांसद।
ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे की कमियां गिनाकर जनता के सामने अपना अपना दावा मजबूती के साथ रख रहे हैं। यह सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद यहां आदिवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहती है। कोरबा जिले के रामपुर, पाली थानाखार में राठिया, कंवर, पैंतरा, मंझवार, बिंझवार जनजातियों का दबदबा है। वहीं कोरबा के सुदूर वनांचलों में कोरबा, पंडो, बिरहोर, धनुहार, गोंड, कंवर जनजाति के मतदाता चुनाव मतदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मारवाही क्षेत्र एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तीसरे फेज यानी 7 मई को यहां मतदान होना है। फिलहाल दोनों मुख्य दलों के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे जैसे मतदान का दिन आते जा रहा है तेज हो चला है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी कमर कसकर तैयार है। कोरबा लोकसभा का यह चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी के सर ताज सज चुका है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि इस चुनाव में भी वो बीजेपी को पछाड़ दे, जबकि बीजेपी जीतकर मामले को बराबर यानी 50-50 करने की कोशिश में जुटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह लड़ाई भाभी और दीदी के बीच नहीं, बल्कि भैया यानी चरणदास महंत और दीदी यानी सरोज पांडे के बीच ही है। बिहारी और बाहरी का तमगा लगने का फायदा सरोज पांडे को मिलता है या भाभी ज्योत्सना महंत को इस मुद्दे पर, या भाभी ज्योत्सना महंत इस मुद्दे पर बाजी मार जाएंगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का यानी मतगणना के दिन का। आज बस इतना ही। अगले कड़ी में बात होगी छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जोहार। छत्तीस विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है चित, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी। हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36। छत्तीसगढ़ की वह सीट जिस पे माना जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत फिर हासिल करेगी। वह सीट जहां बीजेपी का किला कांग्रेस भेद नहीं पाई है। 9 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा में 8 पर भाजपा के विधायक काबिज हैं तो 1 पर कांग्रेस। बीजेपी इस अभेद लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती। लिहाजा यहां से राजनीति के अजय माने जाने वाले योद्धा को मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हर बार इस सीट से नए चेहरे को मौका देते आई है। पर कांग्रेस का हाथ इस सीट पर खाली के खाली ही रहा है। क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के इस अभेद किले को भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार राजनीति के अजय योद्धा को पटकनी देने में सफल हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं नवीन और इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लोकसभा सीट के बारे में।
रायपुर लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने से पहले इसके इतिहास के बारे में मोटा मोटी जान लेना जरूरी है। रायपुर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कौशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था। खारू नदी के तट पे बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। राजधानी रायपुर देश दुनिया के हवाई और रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ है। रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है। यह देश के स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहाँ बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर यानी दूधाधारी मठ, जिसे दूधाधारी मंदिर भी कहा जाता है, वो रायपुर में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। खारू नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। यहाँ से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं। वहीं इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है। करीब 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। रमेश बैस लगातार जीतते रहे। रमेश बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की। सुनील सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था। रायपुर लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इन सीटों में बलौदाबाजार, भाटापारा, भरसिवा, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम और रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का रायपुर लोकसभा सीट कई मायनों में खास रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर लोकसभा सीट और भी खास बन गई। राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता रायपुर सीट से ही जीती थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह महिला और बच्चों के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। वे गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रायपुर सीट का इतिहास बेहद रोचक भरा है। ये वही सीट है जिस पर कुछ साल तक एक ही नेता का सिक्का चलता था। वह है भाजपा के कद्दावर नेता रमेश बैस। रमेश बैस अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर 7 बार सांसद बनकर इतिहास रच दिया। इस सीट पर भाजपा ने इस बार शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बृजमोहन अग्रवाल राजनीति के अजय योद्धा और संकट मोचन माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वह लगातार 8 बार के विधायक हैं। उनके सामने में चुनाव जीतने से ज्यादा लीड को लेकर जीत की चुनौती है। साथ ही रमेश भाई जैसे ही अब सांसदी में भी रिकॉर्ड बनाने की चुनौती होगी। रायपुर के जनता के बीच कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है कि बृजमोहन इस सीट को जीतने और बड़ी लीड पाने की मशक्कत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर युवा नेता व पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर दांव खेला है।
वहीं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे विकास उपाध्याय पहली बार रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वे कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साल 2018 में विकास पहली बार रायपुर पश्चिम से विधायक बने। 3 बार के बीजेपी विधायक रहे राजेश मूणत को करारी शिकस्त दी थी। विधानसभा चुनाव 2023 में राजेश मूणत ने उन्हें हराकर इस सीट पर अपना कब्जा वापस ले लिया। राजनीतिक अनुभव के मुकाबले बृजमोहन का अनुभव विकास के तुलना में कहीं अधिक है, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रण चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, अपने सामने लड़ रहे व्यक्ति को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। शायद इसी फार्मूले को मानते हुए भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम ने रायपुर सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। न सिर्फ रायपुर में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भाजपा विकास की लहर से चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर छवि, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, हर घर में शौचालय, नल से जल जैसी विकास की उपलब्धियों को बटोरे हुए भाजपा के नेता लोगों के घर तक दस्तक दे रहे हैं। रायपुर के लोगों का मत है कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका देती आई है, पर उसके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने